रणनीति जीत की भाग 2। बीएड प्राथमिक में पुनः शामिल हो, इस उद्देश्य से प्रसारित रणनीति जीत की श्रृंखला के इस भाग 2 में पिछली वीडियो के केंद्र में रहे एवं जीतने के लिए अनिवार्य प्रथम 2 प्रश्नों के जवाब जानेंगे। याद रहे, ये सभी उत्तर आपके सामने वर्तमान परिस्थितियों और इनके पीछे की प्रत्येक संभावना को विस्तार से रखने वाले हैं एवं किसी भी परिस्थिति से तब तक जीतना संभव नहीं जब तक उस परिस्थिति के प्रत्येक पहलू में छुपी हुई मुश्किलों को अच्छी तरह से समझ ना लिया जाए। इसलिए इन्हें ध्यानपूर्वक सुने और इन पर विचार करने के बाद ही आगे बढ़ें, क्योंकि बीएड वर्ग के पास ये अंतिम मौका है जिसमें बेहद सतर्कता और सक्रियता ही आपकी जीत निश्चित करेगी। अब कोई भी लापरवाही करने की गुंजाइश बाकी नहीं बची और यदि हारने के विकल्प को खत्म करके केवल जीतने का इरादा लेकर चल रहे तो आप इनमें से प्रत्येक बिंदु को संभावना की जगह सत्य मानकर ही चलें। प्रथम बिंदु, वर्तमान में आपका विपक्षी समूह। प्रारंभ की भांति वर्तमान में आपके विपक्ष में केवल बीटीसी अभ्यर्थी नहीं रह गए, बल्कि वह प्रत्येक व्यक्ति आपके विपक्ष में है जिनकी प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी पाने की संभावनाएं बीएड की अहर्ता समाप्त होने पर बढ़ जाती हैं। अथवा ये भी कह सकते हैं कि वे सभी लोग आपके विपक्षी हैं जिन्हें बीएड के प्राथमिक से बाहर होने पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का लाभ होता हो, फिर चाहे वो अवसर मिलते ही बीएड को बाहर कराने गए शिक्षा मित्र हों, दूरस्थ डीएलएड अभ्यर्थी या फिर पर्दे के पीछे छुपे अवसरवादी लोग। नोट, यद्यपि इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कागजों से इतर व्यवहारिकता में शिक्षा की गुणवत्ता को आगे रखते हैं, वे सभी अप्रत्यक्ष बीएड के समर्थन में हैं। उत्तर 2, पर्दे के पीछे कौन लोग हो सकते हैं? ऊपरी तौर पर देखें तो ये सीधे बीटीसी एवं बीएड विद्यार्थियों की लड़ाई दिखती है, परंतु ध्यान से देखें तो इसमें कुछ बातें संदेह में डालती हैं। जैसे विद्यार्थी चाहे बीएड वर्ग के हों या बीटीसी वर्ग के, कोर्ट केस जैसे विषयों के लिए आर्थिक व्यवस्था करना सभी के लिए एक बड़ी चुनौती होती है और केवल विद्यार्थियों की लड़ाई में इतने बड़े बड़े वकील कहां से आ रहे हैं? जैसे बीटीसी वर्ग की तरफ से संख्या में बीएड अभ्यर्थियों से कम होने के बाद भी पहले कपिल सिब्बल साहब के द्वारा पक्ष रखने की व्यवस्था करना और अब बिहार केस में भी अत्यधिक महंगे वकील की सुगबुगाहट कहीं ना कहीं इस आर्थिक व्यवस्था के स्रोत पर विचार करने पर मजबूर कर देती है। और बीएड अभ्यर्थियों को जीत पानी है तो इस बात को उन्हें केंद्र में रखकर सोचना चाहिए कि क्या ये व्यवस्था उनकी एकता का परिणाम मात्र है या कहीं इस कार्य में धनलाभ की लालसा रखने वाले सामंतवादी लोग या उनकी कोई छुपी भूमिका तो नहीं। और यदि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता तो बीएड वर्ग को अब किस किस को साथ लेकर किस दिशा में, किस रणनीति से और किस स्तर की एकता से लड़ने की आवश्यकता है। साथ ही यदि जीतना ही एकमात्र लक्ष्य है तो बीएड अभ्यर्थियों को आगे इस बात को प्रमुख रूप से अपनी योजनाओं में शामिल करना चाहिए कि ये बात किस किस प्रकार से और किस हद तक उनके मार्ग में बाधा बन सकती है। आगे कुछ आंकड़े इस संभावना को और मजबूती देते हुए दिखते हैं। नंबर 1, एनसीटी द्वारा बीएड को प्राथमिक में शामिल कर लेने के बाद पिछले 5 वर्षों 2018 से 2023 तक में
बहुत कम अभ्यर्थियों ने बीटीसी पास किया। नंबर 2, केवीएस के अनुसार 2018 से पहले लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थी ही बीटीसी पास थे, जिनमें से आधे से अधिक लोग केवीएस व अन्य जगह लग भी गए, और जो कहीं नहीं लग सके वो एस्टेट या स्टेट टेस्ट या सीटेट परीक्षा पास नहीं थे। अतः इनके द्वारा भी बीएड को बाहर करने हेतु केस लड़ने के लिए आर्थिक सहयोग करना मुश्किल ही लगता है। अब शेष अभ्यर्थियों द्वारा केवल विद्यार्थी होने के बावजूद लगातार इतनी बड़ी व्यवस्था बनाए रखना निश्चित ही विचारणीय प्रश्न है। और यदि संख्या में इतने कम होने के बाद भी इतना सब इंतजाम उनके एक होने भर से है, तो उनकी एकता को कोटि कोटि नमन है और बीएड वर्ग को इनसे सीख लेने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर बीएड के अभ्यर्थियों की सापेक्षिक संख्या बहुत अधिक होने के बाद भी उनके साथ केवल कुछ ही सक्रिय विद्यार्थी हैं। इसके अलावा अप्रत्यक्ष संख्या में बहुत कम ऐसे लोगों का भी साथ मिला है जिन्हें बीएड के बाहर होने पर व्यवहारिकता में शिक्षा की गुणवत्ता को नुकसान होने का भय है। अतः हर हाल में जीतना है तो उपरोक्त बिंदु को बहुत अधिक महत्व देते हुए मजबूत योजना के साथ अपने कमजोर पहलुओं पर कार्य करना होगा। केवल तभी सशक्त होकर लड़ना संभव है। धन्यवाद।